So hello and welcome back to my channel Cats Homey Hub. So today in this video we are going to move ahead in the series of completing our syllabus of the organon, as I have mentioned in the previous video of the first year organon syllabus. So today we are going to study that what is actually homeopathy, okay, and what are the seven cardinal principles of homeopathy. This is वेरी इम्पॉर्टेंट। ये वाइवा में ये वाइवा में पूछा जाता है, ये हमारे 5 मार्क्स में भी आ जाता है, सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ होम्योपैथी। लेट मी चूज अ प्रॉपर कलर। यस, नाउ होम्योपैथी is a specialized system of medicine for treating human beings and animals, okay, which is discovered by Dr. Samuel Hahnemann on the basis of the simple principle similia similibus curanta. ओके, ये हमारी होम्योपैथी की डेफिनेशन है। अब हम थोड़ा इसको स्प्लिट करते हैं। द वर्ड होम्योपैथी इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। क्या है? ग्रीक वर्ड होम्योज मीनिंग लाइक और सिमिलर एंड पैथोज मीन्स सफरिंग, ओके। एंड डॉक्टर सैमुअल हैनमन डिस्कवर्ड इट इन 1790 इन Germany, okay. So this is the basic information about what is homeopathy. Now moving ahead, let us know something very basic knowledge of about Dr. Samuel Hahnemann sir. डॉक्टर सैमुअल क्रिश्चियन फेडरिक सैमुअल हैनमन सर की पूरी बायोग्राफी भी पूछी जाती है, जिसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि कैसे हमें वो लॉन्ग में ही पूछी जाती है उनकी बायोग्राफी। तो और ये ऐसी है जो टिप पे होनी चाहिए हर होम्योपैथ के बायोग्राफी डॉक्टर क्रिश्चियन फेडरिक सैमुअल हैनमन सर की। सो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर इट डीपली कि कैसे यूनिवर्सिटी में 10 मार्क्स में लिखना है। बट हियर बेसिक इन्फॉर्मेशन, ही वॉज बॉर्न he was born in Meissen, Germany. Dr. Hahnemann was a highly respected medical doctor, eminent chemist and a translator of scientific text. ये बहुत ही यहाँ पे बेसिक लेवल की इन्फॉर्मेशन है, नॉट डीपली। हम जो उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। सो ये होम्योपैथी क्यों उन्होंने बनाई? ये एक एलोपैथ थे, ओके। डॉक्टर सैमन क्रिश्चियन फेडरिक सैमुअल हैनमन सर वॉज अ एलोपैथ, बट उन्होंने होम्योपैथी का आविष्कार किया। तो क्यों, जब एलोपैथ थे तो उन्होंने क्यों, उनको ऐसा नीड लगा होम्योपैथी का आविष्कार करने का? So frustrated by the toxic, violent medical practices of his era, such as bloodletting, he sought a more gentle law of healing. उस टाइम में बहुत पेनफुल ट्रीटमेंट के मेथड्स होते थे, वो मैं जब आपको बायोग्राफी पढ़ाऊंगी उसमें मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूँगी ब्लड लेटिंग। तो जब हम पढ़ेंगे ना कि हैनमन सर ने क्या क्या चीज़ के लिए कंट्रीब्यूशन किया, तो उसमें एक पॉइंट आता है ना, फ्रॉम ब्लड लेटिंग टू ब्लड डोनेशन। मतलब एक टाइम था, उस टाइम में क्या होता था, ब्लड निकालना को ट्रीटमेंट समझा जाता था कि पूरा खून ख़राब हो गया, पूरे खून को निकालना पड़ेगा। मतलब ऐसी थिंकिंग से ब्लड डोनेशन की थिंकिंग की उत्पत्ति करने वाले कौन थे? डॉक्टर क्रिश्चियन फेडरिक सैमुअल हैनमन सर, ओके। यहाँ पे बेसिक है कि 1719 में डिस्कवर द लॉ ऑफ सिमिलर्स ड्यूरिंग हिज फेमस सिंकोना बाक एक्सपेरिमेंट। वो मैं आपको अच्छे से बताऊँगी, इसमें भी यहाँ पर बेसिक लेवल है। फिर 1796 में दिस इज़ द ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट ईयर ऑफ द बर्थ ऑफ होम्योपैथी, फॉर्मली पब्लिश द न्यू डायनेमिक हीलिंग प्रिंसिपल, और ये होम्योपैथी का बर्थ ईयर भी है। 1810 में पब्लिश द ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, द फाउंडेशनल क्लिनिकल बाइबल ऑफ होम्योपैथी। ये बहुत ही बेसिक लेवल का था कि आप लिख सकते हैं इसके साथ, होम्योपैथी के साथ थोड़ा सा कि कौन है। अब आते हैं, ये फिलॉसफी है जो लाइक क्योर्स लाइक वाली, ओके। नाउ दिस इज cornerstone of homeopathy. It states that it states that a natural substance capable of producing specific symptoms in a healthy individual can cure a sick individual presenting those identical symptoms. अभी ये देखिए, ये लैंग्वेज बहुत हार्ड लग रही है ना, समझ नहीं आ रहा है क्या क्या लिखा हुआ है। सिंपल ये लैंग्वेज है, जब हम आगे भी पढ़ेंगे तो उसमें ये है कि जो ये लाइक क्योर लाइक का प्रिंसिपल है वो इसलिए है कि जो मेडिसिनल सब्सटेंस एक हेल्दी इंडिविजुअल में जो सिम्टम्स को प्रोड्यूस कर सकता है, जो काम हम ड्रग प्रूविंग में करते हैं, उन्हीं सिम्टम्स को वो क्योर भी कर सकता है एक डिजीज़ इंडिविजुअल में। फॉर एग्जांपल, कोई एक मेडिसिनल सब्सटेंस है, किसी हेल्दी ह्यूमन बींग को दिया गया वो, और उसमें सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वाटरी आइज, रनिंग नोज़, स्नीजिंग, कफिंग, ये सारे सिम्टम्स उसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा आदमी है जो सिक है और उसको यही सारे सेट ऑफ सिम्टम्स हैं, तो वो दवा मतलब क्योंकि प्रोड्यूस कर पा रही थी ऐसे सिम्टम्स को, तो यही सिम्टम्स अगर किसी डिजीज़ इंडिविजुअल में है तो उनको वो ट्रीट भी कर देगी।
तो वही वाला एग्जांपल मैं है, ये सबसे इजी और सबसे आसानी से समझ जाते हैं हम, एलियम सीपा वाला एग्जांपल, अनियन वाला, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम फील करते ही हैं अपने घर में. सो स्लाइसिंग अ रॉ अनियन causes watery, stinging eyes and runny nose, as I told. The homeopathic remedy prepared from red onion, Allium cepa, okay, is clinically prescribed to cure patients experiencing allergic rhinitis or a cold with those identical symptoms. तो कैसे हम जब प्याज कटता है घर में तो आँख से पानी आने लगता है, नाक से भी पानी आने लगता है कई लोगों को. तो वही उसी प्याज से जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन बनती है तो वो हेल्प करती है ट्रीट करने में एलर्जिक रिनाइटिस को, या फिर कफ एंड कोल्ड जिसमें कि रनिंग नोज़ होती है, हमारी वाटरी आइज़ होती है, तो उसमें ये हेल्प करता है ट्रीट करने में. तो दिस इज़ द फिलोसफी ऑफ द लाइक क्योर्स लाइक. नाउ कवरिंग द वेरी इंपॉर्टेंट question, which is the what are the 7 cardinal principles. 7 cardinal principles, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमारे वाइवा में भी पूछा जाता है, 5 मार्क्स में भी आता है. ओके, इसी में टिप पे होना चाहिए हमारे 7 cardinal principles. तो सबसे पहला हमारा है, अभी इसको याद करने के लिए ना हम ऐसे याद रखना, क्योंकि वाइवा में पूछ लिया जाता है कि कितने क्या है. ओके, तो 3 लॉ हैं. ओके, 7 cardinal principles में 2 थ्योरी हैं और 2 डॉक्ट्राइन है. ओके, तो हमें याद रखना है. तो क्या क्या है हमारे, सबसे पहले है, अभी हम हर एक को पढ़ेंगे क्या मीनिंग है. पहला है लॉ ऑफ सिमिलिया, विच इज़ नथिंग जस्ट लाइक योर्स लाइक. सेकंड इज़ लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स. थर्ड इज़ लॉ ऑफ मिनिमम. ओके, ये 3 लॉ है. थ्योरी है थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स, थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस. डॉक्ट्राइन क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग रेंडमाइजेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग. अब हम हर एक को पढ़ेंगे क्या है. नाउ लेट मी जूम इट फॉर यू. सो लॉ ऑफ सिमिलिया, ओके, द प्राइमरी क्लिनिकल यार्डस्टिक, मतलब कि ये होता है ना, ये हम कहते हैं ना कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वैसे कंपेयर किया गया है लॉ ऑफ सिमिलिया को. होम्योपैथी की रीढ़ की हड्डी मानी जा रही है लॉ ऑफ सिमिलिया को, क्योंकि सब पूरा कुछ इसी पे बेस्ड है. द प्राइमरी क्लिनिकल यार्डस्टिक, इट इंश्योर्स दैट द एग्जैक्ट पैथोलॉजिकल डिजीज प्रोफाइल ऑफ द पेशेंट इज मैच्ड लॉजिकली विद द मेडिसिनल सब्सटेंस कैपेबल ऑफ मिमिकिंग दोज आइडेंटिकल सिम्टम्स. वही वाली बात है जो मैंने बताया आपको कि एक मेडिसिनल सब्सटेंस जो सेट ऑफ सिम्टम्स एक हेल्दी इंडिविजुअल में प्रोड्यूस कर सकती है, उन्हीं सेट ऑफ सिम्टम्स को वो एक डिजीज़ इंडिविजुअल में ट्रीट भी कर सकती है. दिस इज़ द लॉ ऑफ सिमिलिया. नाउ कमिंग टू द लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स. सिम्प्लेक्स क्या है, लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स. द डॉक्टर हैनमन taught that only one single simple medicinal substance should be administered at a time. डॉक्टर हैनमन ये बोलते थे कि एक सिंगल सिंपल मेडिसिनल सब्सटेंस ही एक टाइम पे पेशेंट को देना चाहिए. इससे क्या होता है, दिस आइसोलेट्स द प्रिसाइज हीलिंग रिएक्शन एंड अवॉइड्स द अनप्रिडिक्टेबल मल्टी ड्रग केमिकल रिएक्शंस इनसाइड द बॉडी. सिंपल और सिंगल रेमेडी मेडिसिनल सब्सटेंस देनी चाहिए एक टाइम पे. इससे क्या होता है ना कि मल्टी ड्रग जो एलर्जिक मतलब मल्टी ड्रग रिएक्शंस नहीं होंगे. आपने बहुत सारी रिएक्ट मतलब मेडिसिन दे दी, अब आप आपस में ही वो मेडिसिन रिएक्ट कर रही हैं, तो वो अवॉइड हो जाता है अगर आप सिंपल और सिंगल रेमेडी देते हैं. एंड उस सिंगल रेमेडी को पूरा मौका मिलता है आपकी बॉडी को प्रिसाइजली हील करने का. ओके, अब जैसे मान लीजिए एक आपने मल्टीपल दवा खा लिया, एक दवा काम कर रही है, जब तक वो अपने पूरा असर दिखाए वो पहुँचे तब तक दूसरी दवा आ गई, उसने उसी ऑर्गन पे उसको दूसरा इफेक्ट शो कर रही है. तो इससे पूरा होता है ना मल्टी ड्रग केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं, तो सही आउटकम नहीं मिल पाता है. तो यही मतलब एडमिनिस्ट्रेट करते हैं डॉक्टर हैनमन कि सिंगल सिंपल मेडिसिनल सब्सटेंस एक टाइम पे देनी चाहिए. नाउ कमिंग टू दी कमिंग टू द लॉ ऑफ मिनिमम. नाउ लॉ ऑफ मिनिमम कहता है एडमिनिस्ट्रिंग ओनली द मिनिमल थ्योरेपेटिक डोज रिक्वायर्ड. अब जैसे क्या होता है, मैं इसको कंपेयर करी, बाकी में होता है ना बाकी पैथीज में जाता है कि आप दवा खाते रहिए जब तक सही नहीं होते हैं, ऐसा वाला. ठीक है, तो बट ये हम मतलब डॉक्टर हैनमन कहते हैं कि मिनिमम डोज देनी है. जो भी डोज़ है उसका मिनिमम थेरेपेटिक डोज़, यहाँ पे जो मिनिमम थेरेपेटिक लिखा है ना, मतलब थेरेपेटिक मतलब जो क्योर कर पाए, मतलब डोज़ की वो मिनिमम क्वांटिटी जिसमें थेरेपेटिक वैल्यू हो, जो कि मतलब क्योर कर पाए. दिस माइक्रो डोजिंग अप्रोच स्टिमुलेट्स द वाइटल फोर्स ब्यूटिफुली, अवॉइडिंग टॉक्सिक सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स और अनवांटेड मेडिसिनल एग्रावेशंस. जब हम
मतलब ओवर डोज नहीं होगा। अगर हम सिंपल मिनिमम डोज दें, पहला हमारे रिक्वायरमेंट में मिनिमम डोज देना, इससे क्या होता है ना, हमारी जो वाइटल फोर्स होती है वो स्टिमुलेट हो जाती है, क्योंकि सब कुछ तो हमारी वाइटल फोर्स ही करी है, दवा जा कर के कुछ नहीं कर दे रही है कि मेरा लीवर ठीक कर देगी, हमारे वाइटल फोर्स को ही ये बूस्ट कर रही है। जो भी हम मेडिसिन ले रहे हैं वो हमारी वाइटल फोर्स को बूस्ट कर रही है कि वो डी रेंज से वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाए। तो वही लिखा है कि दिस माइक्रोडोजिंग अप्रोच स्टिमुलेट्स द वाइटल फोर्स ब्यूटिफुली, और क्या अवॉइड कर देती है, द टॉक्सिक सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स और अनवांटेड मेडिसिनल एग्रेवेशंस मिनिमम डोज देने से, ताकि ड्रग रिएक्शन ना हो। नाउ व्हाट इज़ ड्रग प्रूविंग? सो ड्रग प्रूविंग तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी समझाया था। वेट So drug proving, systematically testing pure medicinal agents on healthy human beings of both sexes. This provides a scientific objective record of the exact curative potential on each homeopathic drug. Drug proving मैंने आपको बताई थी कि healthy human beings of both sex and all ages पे drug proving करी जाती है. To get, it is one of the sources of the homeopathic materia medica. इससे materia medica मिलती है, set of symptoms पता चलते हैं कि ये medicine कैसे set of symptoms produce करते हैं. Now coming to the vital force. तो वाइटल फोर्स जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हाईली इम्पॉर्टेंट है, एंड अफोरिज्म 9 एंड 10 में इसके बारे में दिया है, और यू कैन गो एंड वॉच इट ऑन माय चैनल। बहुत ही अच्छे से मैंने वाइटल फोर्स के बारे में समझाया हुआ है। यू कैन गो एंड अंडरस्टैंड द वाइटल फोर्स फ्रॉम दो, और एक ही वीडियो में है। ओके, सो व्हाट इज़ वाइटल फोर्स? द स्पिरिट लाइक डायनेमिक एनर्जी दैट कोऑर्डिनेट्स, एनिमेट्स एंड प्रोटेक्ट्स द फिजिकल बॉडी. Disease begins when the spiritual harmony is disrupted, and cure occurs when it is dynamized back to balance. Simple. Okay? Now, drug dynamization. ड्रग डायनेमाइजेशन क्या है, पहले मैं ये स्टेटमेंट पढ़ लेती हूँ, फिर मैं आपको हिंदी में समझा दूँगी क्या है, आपको समझ में आ जाएगा. द प्रोसेस ऑफ ट्राइचुरेशन एंड सकशन. दिस सिस्टमिक डाइल्यूशन प्रोसेस रिड्यूसेस रॉ केमिकल टॉक्सिसिटी टू जीरो while releasing and amplifying the subatomic therapeutic dynamic force of the medicine. अब देखिए डायनेमाइजेशन क्या है. ड्रग डायनेमाइजेशन ये एक मेथड होता है जो हमारी मेडिसिनल सब्सटेंस की जो लेटेंट मतलब जो हिडन, ओके, लेटेंट या हिडन क्यूरेटिव पावर होती है उसको अराउज करता है. देखिए वाइटल फोर्स जो है वो डायनेमिक प्लेन में है, वो डायनेमिक इन नेचर है, तो उसको जो मतलब उसको ट्रीट करने के लिए, उसको सही वापस नॉर्मल करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए जो हमें मेडिसिनल सब्सटेंस चाहिए, उसमें जो एनर्जी होनी चाहिए वो भी डायनेमिक लेवल की होनी चाहिए, डायनेमिक होनी चाहिए. तो वो उसी प्रोसेस को, तो उसके दो प्रोसेस होते हैं, ट्राइचुरेशन एंड सकशन. ओके, हम लोग फार्मेसी में यही करते हैं, ट्राइचुरेशन करते हैं, मोटर प्रेशर से सकशन करते हैं, फाइल से 10 डाउनवर्ड्स इक्वल स्ट्रेंथ के स्ट्रोक्स दे करके. तो इससे क्या होता है, जो हिडन क्यूरेटिव पावर होती है मेडिसिनल सब्सटेंस की, वो अराउज हो जाती है. ओके, तो इससे सिस्टमिक डाइल्यूशन होता है, इससे जो रॉ केमिकल की टॉक्सिसिटी ज़ीरो हो जाती है, और जो सब एटॉमिक लेवल पे जो थेरेपेटिक डायनेमिक फोर्स होता है मेडिसिन का, वो भी एम्पलीफाई हो जाता है, वो भी अराउज हो जाता है. ओके, तो ये हो गया ड्रग डायनेमाइजेशन. अब है हमारा कॉन्सेप्ट थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज़. अब देखिए अभी हम फर्स्ट ईयर में हैं. ओके, तो क्रॉनिक डिजीज़ को समझने के लिए मयाज़म, देखिए क्रॉनिक डिजीज़, जो थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ की उत्पत्ति ही कब हैनमन ने करी थी, जब उन्होंने ये पाया था कि सारी डिजीज़ेस एक्यूट नहीं हैं, सारी मतलब जो उनकी दवाएं हैं वो सिर्फ एक्यूट डिजीज़ पे ही काम कर पा रही हैं, कुछ ऐसी डिजीज़ेस हैं जो बार बार आ जा रही हैं, जो नहीं ट्रीट हो पा रही हैं. तब उन्होंने और स्टडी करी और उन्होंने पाया कि कुछ मयाज़म हो नाम का कुछ होता है, जिसकी वजह से मयाज़म के बारे में भी मैंने आपको अफोरिज्म में पढ़ाया हुआ है. अफोरिज्म 5th, उसकी भी वीडियो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं. आपको कुछ एक्साइटिंग कॉज, फंडामेंटल कॉज के बारे में कुछ समझ में आ जाएगा कि सोरा मयाज़म के एक्सप्लोजन से ही हमारा एक्साइटिंग कॉज होता है, और ये सब मैंने पढ़ाया, उसमें आप जाके देख सकते हैं. तो डॉक्टर हैनमन डिस्कवर्ड दैट क्रॉनिक एलिमेंट परसिस्ट डिस्पाइट द बेस्ट एक्यूट रेमेडीज ड्यू टू डीप सीटेड अंडरलाइंग जेनेटिक इम्बैलेंसेस कॉल्ड मयाज़म. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, इसका मतलब ये है कि कैसे हैनमन ने फाइंड आउट किया. जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट थे, वो आ रहे थे, उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट एक्यूट रेमेडी दी उनको, उनके हिसाब से जो बेस्ट थी, पर फिर भी वो दिक्कत उनको आ ही रही थी. बट दैट क्रॉनिक एलिमेंट परसिस्ट डिस्पाइट द बेस्ट एक्यूट रेमेडी. तो फिर जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने क्या पाया, ड्यू टू डीप सीटेड अंडरलाइनिंग जेनेटिक इम्बैलेंसेस कॉल्ड मयाज़म्स. ओके,
अब 3 टाइप के मियाज़म होते हैं, ओके, सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस। तो ये मैंने बहुत ही बेसिक है कि ये बस आप रट के बोलो, ये ऐसे मियाज़म इतनी बड़ी चीज़ है ना कि वो मतलब आप जितना पढ़ो उतना कम है। ये ऐसी मतलब इस तरीके से पूरी होम्योपैथी ही ऐसी है, आप जितना पढ़ो उतना कम है। बट मियाज़म इज़ समथिंग दैट, इस पे इतनी बुक्स लिखी गई हैं, इतने लेक्चर्स हैं, कोई भी सफिशिएंट नहीं है, ये वाली बात है। तो यहाँ पे बहुत ही बेसिक लेवल पे कि आप कुछ बोल सको, ओके। अभी कोई आपसे एसेंस पूछने लगेगा तो हम नहीं समझा पाएंगे मियाज़म समथिंग। अभी हम इस लेवल पे नहीं कि हम मियाज़म समझ सकें या समझा सकें, ये इसके लिए एक डीप स्टडी है, बट बेसिक लेवल इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। सो दीज कॉन्स्टिट्यूशनल प्री डिस्पोजिशंस प्राइमरली सोरा, ओके। सोरा क्या होती है? इच या इन्फ्लेमेशन। वेट, सोरा क्या होती है हमारी? इच या इन्फ्लेमेशन, ओके, ये सोरा होती है। हम मटेरियल में पढ़ते हैं ना, सोरा सिफिलिस साइकोसिस कैसा है, ओके। अब साइकोसिस क्या होता है? साइकोसिस होता है ओवरग्रोथ या ओवरग्रोथ, आपने देखी किसी में तो वो साइकोटिक मियाज़म होता है। एंड सिफिलिस क्या होता है? डिस्ट्रक्शन, डीजनरेशन। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन मियाज़म कि थोड़ा बेसिक लेवल का आपको और समझ में आए मियाज़म क्या होता है इन द अपकमिंग लेक्चर्स। बट अभी के लिए आपको ये समझना होगा कि क्रॉनिक डिजीज़ की थ्योरी क्यों है, क्यों आई, क्योंकि डॉक्टर हनीमैन ने पाया कि कुछ ऐसी बेस्ट एक्यूट रेमेडीज देने के बाद भी कुछ डिजीजेस क्रॉनिक मतलब परसिस्टेंट है, क्यों? ड्यू टू अंडरलाइंग जेनेटिक इम्बैलेंसेस कॉल्ड मियाज़म की वजह से, ओके। सो मस्ट बी टारगेटेड डायरेक्टली विद डीप एक्टिंग एंटी मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट टू अचीव द ट्रू क्योर। तो जिसका जो मियाज़म है तो एंटी मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट देनी होती है ट्रू क्योर को अचीव करने के लिए। तो ये था हमारी 7 cardinal principles and what is homeopathy. Please let me know in the comment section that did you understand from this video or not, or if there is any confusion or question please comment down. अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा टॉपिक जिस पे वीडियो बनाना है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए. So if you like my video please like, share and subscribe. We'll be meeting in the next video. Till then, thank you.